नमो नमः। आप सभी का स्वागत है संस्कृतायनम के इस मंच पर। संस्कृत, संस्कृति और विज्ञान का समागम संस्कृतायनम अर्थात संस्कृत भाषा, उसमें निहित भारतीय संस्कृति और उनमें निहित विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों को एक साथ लाने का प्रयास है यह संस्कृतायनम। और इसी के अंतर्गत एक प्रयास किया जा रहा है भारतीय आहार विज्ञान की वैज्ञानिकता और उसकी परंपराओं को आप सभी के सम्मुख लाने का। और इसी उद्देश्य से आज का यह 13वां व्याख्यान आप सभी के लिए हम सब लेकर प्रस्तुत हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश व्यास जी का। आपको नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया का। आपको भी नमस्कार मैम। नमस्कार। आज के जो हमारे वक्ता हैं उन वक्ता के बारे में विशेष बात यह है कि वे आयुर्वेद के जानकार होने के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी बहुत ही अच्छे जानकार हैं। सह संस्कृतम अपि वदति, संस्कृतेन संभाषणम अपि करोति, अतः संस्कृत माध्यमेन अहम मुख्य वक्तुः स्वागतम करोमि। तथा मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया से निवेदन करता हूं कि वे हमारे आज के वक्ता का परिचय प्रदान करें। नमस्कार एवं स्वागत सभी श्रोतागण जो जुड़ चुके हैं, उनके सम्मुख मैं डॉक्टर महेश व्यास जी का परिचय देने जा रही हूं, जो कि डीन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में, और आपका 23 वर्षों का पीजी टीचिंग का एक्सपीरियंस है संहिता सिद्धांत में। आप बीएएमएस में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। आप एमए संस्कृत में भी स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। आप एमए फिलॉसफी में भी संस्कृत स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। आपके लगभग 150 से अधिक रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड हैं। आप नीति आयोग में भी सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। आप सेंट्रल इथिकल कमेटी CCARS न्यू दिल्ली में भी मेंबर हैं। आप जर्नल्स में एडवाइजरी बोर्ड मेंबर की तरह से काम कर रहे हैं। आप चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी यूनिवर्सिटी ऑफ मंदसौर के। आप मेंबर हैं एडवाइजरी बोर्ड ऑफ रिसर्च CCRAS मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नई दिल्ली में। आप लगभग 50 के आसपास पीजी स्कॉलर्स को गाइड कर चुके हैं। आप 11 PhD थीसिस यानी शोधार्थियों को PhD के लिए सुपरवाइज कर चुके हैं। आपने धन्वंतरी अवार्ड्स के भी विजेता रहे हैं, और साथ ही साथ आपने 200 से अधिक गेस्ट लेक्चर्स नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने विषय पर दिए हैं। तो आपका एक बहुत ही सारगर्भित और विस्तृत उचित आहार एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर जो आज की चर्चा संवाद के माध्यम से हम आगे लेकर जाएंगे, मुझे लगता है आप सभी श्रोताओं के लिए ये एक बहुत उपयोगी व्याख्यान होगा। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर महेश व्यास जी का। नमस्कार, आप अपना व्याख्यान शुरू करें। परम शुद्धे डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष पारिक जी तथा संस्कृतायनम ये जो संस्था है, इस संस्था से जुड़े हुए सभी बंधु तथा आज के इस कार्यक्रम में लाइव जुड़े हुए, चाहे फेसबुक पे या यूट्यूब जिनसे भी ये लाइव हो रहा है, उससे जुड़े हुए सभी बंधुओं, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आशुतोष जी ने प्रारंभ में कहा था कि आज का जो विषय है प्रकृति, डाइट, लाइफस्टाइल या प्रकृति, उचित आहार और हमारा स्वास्थ्य। तो प्रकृति के माध्यम से, आहार विहार के माध्यम से हम जान करके किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं।
तो जैसा कि ये जो फ्लेयर है इसमें एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद का मुख्य ध्येय भी यही है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ बना रहे। अगर वो किसी प्रकार से आहार विहार का सही पालन नहीं करता है और उसमें कोई व्याधि हो जाती है तब उसका चिकित्सा करना है। तो आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य भी यही है। और आज का एक कार्यक्रम है जो जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया था कि 13th प्रोग्राम है। तो इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है कि हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ समाज का निर्माण करें, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें और उसमें हमारा योगदान किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर 3 विशेष बिंदु रखे हैं। एक रखा है प्रकृति, दूसरा है आहार और उसके द्वारा हमारा स्वास्थ्य। तो सबसे पहले मैं प्रकृति के ऊपर कुछ बात करना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति जब अपनी स्वयं की प्रकृति को अगर पहचान ले तो बहुत कुछ समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाती हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारा अनुभव हो जाता है किसी किसी व्यक्ति का कि पर्टिकुलर कोई एक वेजिटेबल है या पर्टिकुलर कोई ग्रेन है, उनको खाने के बाद उनको लगता है कि नहीं मेरे को एसिडिटी हो रही है, तो वो पहचानने लग जाता है कि ये चीज मुझे सूट नहीं कर रही है। यानी एक ही वस्तु है, अलग अलग प्रकृति वाले व्यक्तियों के उसके ऊपर प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे कई मेडिसिन होती है, कोई मेडिसिन किसी व्यक्ति के ऊपर उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, किसी व्यक्ति को उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। उसका भी कारण कहीं ना कहीं प्रकृति रहती है। और प्रकृति को अगर हम जान ले, अपने आप को स्वयं को अगर पहचान ले तो बहुत कुछ समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, अगर कभी बाई चांस पति पत्नी में अगर कोई झगड़ा होता है तो दोनों में से कोई भी एक कहता है कि तुम अभी तक मुझे पहचान ही नहीं पाए। तो ये जो पहचान नहीं पाए है ना, यही प्रकृति कहलाती है। कि अगर व्यक्ति की प्रकृति को हम जान ले तो उसको जानने के बाद में उस प्रकृति के अनुसार अगर हमारा व्यवहार हो तो कभी जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। और आयुर्वेद में मुख्यतः 3 दोषों का वर्णन किया गया है। एक वात, एक पित्त और एक कफ। 3 दोष हैं, हम सभी नाम प्रायः जानते हैं और इन्हीं के आधार पर अपनी प्रकृति बनती है। तो मैं कुछ लक्षण बताऊंगा, उससे हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति को स्वयं जान सकता है कि उसकी प्रकृति कौन सी है। प्रकृति का निर्माण कैसे होता है? प्रकृति जन्म से बनती है, मैंने गर्भाधान के समय से प्रकृति का निर्धारण हो जाता है और मृत्यु तक परिवर्तन नहीं होती है प्रकृति। मैंने प्रकृति एक बार बन गई उसके बाद में वो परिवर्तित नहीं होती है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपना ब्लड ग्रुप जानता है, क्योंकि आगे कभी ट्रीटमेंट में जरूरत पड़ती है। कई बार हम विवाह के समय व्यक्ति की कुंडली मिलाते, गुण मिलाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप अगर प्रकृति मिलाएंगे तो प्रकृति के मान से अगर हर एक व्यक्ति की प्रकृति का कार्ड हो, प्रकृति को अगर वो जानता रहे तो जीवन के हर स्टेप पर, मैंने पढ़ते समय उनको किन चीजों का ध्यान रखना है, युवा अवस्था में किन चीजों का ध्यान रखना, कौन सी लाइन, कौन सा ऑक्यूपेशन उनके लिए अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सब प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रकृति का निर्धारण गर्भाधान के समय हो जाता है, वात पित्त कफ इन दोषों के द्वारा, और ये जन्म से लगा करके मृत्यु पर्यंत रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। और मुख्यतः 3 दोष जो है प्रकृति के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर कुछ लक्षणों को आप स्वयं देखें तो उनसे आप अपनी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में बता रखा वाचाल। वाचाल शब्द को हम सभी जानते हैं। वाचाल शब्द का अगर ट्रांसलेशन करें तो उसको कहते हैं टॉकेटिवनेस। कोई व्यक्ति थोड़ा ज्यादा बोलने वाला रहता है, तो ज्यादा बोलने की जो प्रकृति है वातिक प्रकृति की रहती है। अब आप सामान्य जीवन में देख लीजिए, अगर कहीं बाहर निकले, किसी संस्थान में आपको जाना है, किसी व्यक्ति से एड्रेस पूछना है, तो 3 प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे। किसी एक व्यक्ति को आप 3 बार भी प्रश्न पूछ लो, कोई जवाब नहीं देगा। एक व्यक्ति को आप प्रश्न पूछिए तो जितना आपने प्रश्न पूछा, अगर आपने पूछा कि ये इंस्टीट्यूशन, ये संस्थान कहाँ है, तो टू द पॉइंट उतना आंसर बता देगा। अगर आप सीधे चले जाओ, वहां जाकर के बोर्ड मिलेगा, वो संस्थान आ जाएगा। और किसी एक व्यक्ति को आप पूछिए तो आपने चाहे पूछा हो कि संस्थान कहाँ है, वो आपको कहेगा आप सीधे जाइए, जाने के बाद में लेफ्ट मुड़िएगा, वहां पे एक बड़ा बोर्ड है, उस बोर्ड के बाद में आप अंदर जाएंगे तो फर्स्ट चैम्बर में आपको एक डायरेक्टर मिलेंगे, डायरेक्टर का नाम ये है, उनके पास मत जाइएगा, उनका नेचर अच्छा नहीं है, उनके बजाय आप टीचर से मिलिएगा। माने आपने केवल ये पूछा कि संस्थान कहाँ है, आपने टू दी पॉइंट एक लाइन में आंसर मांगा था। वो व्यक्ति उसका आंसर तब बंद करेगा जब आप कहेंगे कि बस बहुत हो गया। यानी आप अगर जब तक उसको रोकेंगे नहीं, तब तक वो अपनी बात को
पूरा नहीं करता है, ये वातिक प्रकृति का लक्षण रहता है। हम लोगों में भी कई लोग हैं, घर में कई बार माता पिता कहते हैं कि तुम थोड़ा सा शांत बैठो, तो जिसको बार बार ये कहना पड़ता है कि तुम शांत बैठो, उस व्यक्ति की प्रकृति वातिक है। कई लोगों के घर में कोई आते हैं मेहमान या कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है, तो जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है समझ लीजिए उसकी प्रकृति कफच प्रकृति है। और कोई व्यक्ति जितना अपनों ने पूछा उतना आंसर दे दिया, समझ लीजिए उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है, वो पैतृक प्रकृति है। इसी प्रकार से एग्जाम में कई बार अपन वाइवा लेते हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम ले रहे हैं, कई बार 4 क्वेश्चन पूछ लिया, 5 क्वेश्चन पूछ लिया, व्यक्ति आंसर ही नहीं देता है। मतलब आंसर आते हुए भी वो बस 1-2 शब्दों में आंसर दे देता है, वो कफच प्रकृति के व्यक्ति का रहता है। पैतृक वाले से जितना पूछा उतना ही आंसर देगा, और वातिक वाले को आपको 4 बार बोलना पड़ता है कि मैंने जो पूछा बस आप वो बताइए। आप आसपास का मतलब भूमिका बना करके इरिलीवेंट माने जिसका रिलेशन ही नहीं है वो चीजें मत बताइए। तो इस प्रकार से जिसको भी ये अनुभव जीवन में आया हो उसके आधार पर वो निर्धारित कर सकता है उसकी प्रकृति कौन सी है। दूसरा, आयुर्वेद में प्रकृति को जानने के लिए बताया, जो व्यक्ति को नींद के बारे में बताते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति को जो नींद है वो थोड़े से डिस्टरबेंस से खुल जाती है, किसी व्यक्ति को बड़ी साउंड स्लीप रहती है, और किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत कोई डिस्टरबेंस है तो थोड़ा बहुत तो टॉलरेट कर देता है, कोई ज्यादा अगर डिस्टरबेंस है तो उसको नींद नहीं आती है। तो इसको आयुर्वेद में कहा गया निद्रा जागरणे जागरूका। आचार्य चरक ने चरक संहिता में कहा यह प्रकृति का लक्षण है। जागरूका का मतलब ये होता है कि जैसे घर में अगर कभी 4-5 अपन व्यक्ति हैं, बाहर अगर थोड़ा सा रात में अगर कोई गाड़ी निकली, थोड़ा सा आवाज आया, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद में काफी देर तक नींद नहीं आती है। या फिर आप ट्रेन में देखिए, कभी ट्रेन में आप जा रहे हैं, आप सोए, अगर दूसरी बर्थ में कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत भी बात कर रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी, आप सुबह बोलेंगे भाई मेरे को तो रात भर नींद नहीं आई, वहां पे वो बात करते रहे। और कुछ व्यक्तियों का ऐसा रहता है कि अगर एक बार वो सो गए फिर आप घर की बेल बजाते रहिए, वो नहीं उठने वाले हैं। बच्चों का कई बार रहता है, लेकिन बड़ों में भी रहता है। आप कितना भी गेट बजा दीजिए, इवन यहाँ तक कि कई बार कुछ होता है कि आपने गेट बजाया, बेल बजाई, आपने गेट खोला, वो रात को घर के अंदर आ गए, सो गए, फिर सुबह उठ के वही पूछते हैं कि आप रात को कब आए। माने इतनी गहरी नींद में रहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि अंदर कोई आया है। तो कफ प्रकृति वाले को नींद एकदम गहरी रहती है, पित्त प्रकृति वाले को थोड़ा सा डिस्टरबेंस से नींद खुल जाती है, और वातिक प्रकृति वाले को अगर कुछ भी डिस्टरबेंस हुआ तो उनको नींद नहीं आती। अगर रात को आकर के आपने केवल लाइट का स्विच ऑन कर दिया, इतने में उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम में से जितने लोग जुड़े हुए हैं, इन तीनों में से जिस कैटेगरी में आते हो, अपने प्रकृति को मान ले कि वो वातिक है, पैतिक है, कफच है। उसी प्रकार से एक बात होती है स्वप्न के रूप में। अब कई लोगों को अलग अलग स्वप्न आते हैं। आयुर्वेद में कहा गया कि स्वप्ने जलाशया लोकी कफ प्रकृति को नरा। अगर जो व्यक्ति नींद में, स्वप्न में पानी को देखता है, झरने को देखता है, समुद्र देखता है, वोटिंग कर रहा है, ग्रीनरी चारों तरफ देख रहा है, तो ये कफच प्रकृति वाला व्यक्ति है। और स्वप्ने ज्योतिषांग दृष्टवा पित्त प्रकृति को नर। अगर लाइटनिंग देख रहे हैं, घर को सजावट कर रखा है, कहीं बिजली वगैरह है, बिल्कुल चारों तरफ नए कपड़े हैं, बिल्कुल नया घर है, ये चीजें जो देखता है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये कहलाता है पित्त प्रकृति वाला। और वातिक प्रकृति वाला बिल्कुल कभी दौड़ रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी पीछे कोई आ रहा है, या कभी उड़ रहे हैं, कभी गिर गए कहीं ठोकर लगा के। इस प्रकार के स्वप्न जो देखते हैं, स्वप्ने जो खास तौर से स्वप्न में इन चीजों को देखता है, वो वातिक प्रकृति का व्यक्ति कहलाता है। अब कुछ एक और लक्षण है, कुछ लोगों को स्वप्न आता है लेकिन याद नहीं रहता, बोले मैंने रात में स्वप्न तो देखा था लेकिन वो स्वप्न क्या था वो भी पता नहीं है। कुछ लोगों को स्वप्न आते ही नहीं है, तो जो याद नहीं रहता, स्वप्न बिल्कुल नहीं आते, वो भी कफच प्रकृति के हैं। और जिनको स्वप्न में पानी आदि, वाटर है, गार्डन है, ये दिखाई देता, वो भी कफ प्रकृति के हैं। तो इसके आधार पर भी हम अपनी प्रकृति को देख सकते हैं कि मैं इन तीनों में से किस कैटेगरी में आ रहा हूं। साथ ही एक जो कहना चाहिए कि स्मरण शक्ति के आधार पर प्रकृति इसलिए जानना था कि कोई भी प्रकृति खराब नहीं है, पर प्रकृति को जान करके हमको क्या व्यवहार करना चाहिए उसके लिए प्रकृति जानना जरूरी है। अगर घर में हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ने में कैसे हैं, अगर उनकी प्रकृति हमको पता है तो हम उनको पढ़ने के लिए इनिशिएट उस रूप में कर सकते हैं। वातिक प्रकृति वाला बच्चा एक बार जो चीज सुनेगा, एज इट इज उस चीज को वापस रिपीट कर सकता है। वो घर पे आके कहेगा आज हमारे टीचर ने ये चीज पढ़ाया और उसमें ये बताया था, ये वातिक प्रकृति का लक्षण है। कफज प्रकृति वाला व्यक्ति क्लास में 4 बार पूछेगा कि सर इस पॉइंट को एक बार और समझा दीजिए,
यानी देखिए, क्लास में अगर जो बच्चा एक बार सुनने के बाद सब कुछ याद हो गया, वातिक प्रकृति वाला है। पैतृक वाला एक आध बार रिपीट करेगा तब उसको याद हो जाएगा। कफ प्रकृति वाला 4 से 5 बार प्रश्न करेगा, उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ ये पॉइंट मेरे को समझ में आ गया। तो इन तीनों कैटेगरी में से आप जिसमें आते हो अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। उसी प्रकार से रिकॉलिंग कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं स्मृति। अब वातिक प्रकृति वाले ने जो एक बार सुना था, उस व्यक्ति को अगर 10 दिन के बाद आप पूछेंगे तो उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि ये टॉपिक कवर हुआ था कि नहीं, ये टाइटल मुझे पढ़ाया था कि नहीं, ये सब्जेक्ट मैंने अटेंड किया था कि नहीं, माने थोड़े दिन के बाद में वो भूल जाता है। तो अगर अपने को पता हो कि हमारे बेटे की प्रकृति वातिक है, तो उसको 4 बार बोलो कि इस विषय को आप वापस पढ़ो, 2 बार और पढ़ो, 4 दिन बाद उसको अगर सही ढंग से याद रहे, उसके बाद निश्चिंत हो जाएगा, अब नहीं भूलेगा। पैतृक प्रकृति वाला व्यक्ति एक बार पढ़ा, सुन लिया, उसको वापस पूछेंगे तो कुछ अंश उसको ध्यान रहता है कि हाँ थोड़ा बहुत अंश भूल भी जाए। कफ प्रकृति वाले की जो है गंभीर बुद्धि स्थूलांक, उनकी बुद्धि बड़ी गंभीर रहती है। कई बार आप देखिए कि किसी व्यक्ति को आप 10 साल पहले मिले, 10 मिनट के लिए आपकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद में 10 साल बाद भी आप उसको पहचान लेते कि नहीं, इनको मैं वहां पे मिला था, उस दिन उन्होंने ये लेक्चर दिया था और मुझे वो लेक्चर भी ध्यान है। तो कफ प्रकृति वाले की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है, पैतृक वाले की थोड़ी मीडियम रहती है, वात प्रकृति वाले की थोड़ी कम रहती है। तो इनमें से कोई भी प्रकृति खराब नहीं है। अगर हमें पता है कि हमारे घर के व्यक्ति की प्रकृति ये है, कई लोग बोलते हैं मेरे को तो याद ही नहीं रहता, तो उसमें ये नहीं कि उनको कोई व्याधि है, ये उनकी प्रकृति है कि वो कम समय तक उस चीज को याद रख पाते हैं। किसी का ये रहता है कि प्रकृति है कि उनको याद बहुत अच्छा रहता है। तो हम प्रकृति को जान करके उस अनुसार उनको अगर गाइड करेंगे तो वो जीवन में सफल रह सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रकृति का लक्षण है, इस प्रकृति के आधार पर आयुर्वेद में कहा गया वातिक पैतृक तीनों में कि एक प्रकृति वो होती है कि एक बार आपने अगर कोई चीज का प्रॉमिस कर लिया, जैसे उदाहरण के रूप में एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप कोई मकान फाइनल करने गए, किसी व्यक्ति से आपने फाइनल कर लिया कि ये मकान इतने प्राइस में अपने फाइनल कर लिया, आपने उसको कुछ भी दिया नहीं, ना एडवांस दिया, ना टोकन अमाउंट दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन उस व्यक्ति के पास में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा अमाउंट देने वाला आ जाएगा तो भी वो बोलेगा नहीं, मेरी उनके साथ बात हो गई, इसलिए अब मैं आपको ये नहीं दे सकता हूं। ये कफ प्रकृति का लक्षण, जैसे रामायण में कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने एक बार वचन दे दिया, बोले अब मैं इस वचन से बदलूंगा नहीं, भले आपने कुछ भी एडवांस नहीं दिया। वातिक प्रकृति वाले का लक्षण रहता है कि अगर आपने एडवांस भी दे दिया कि अपना मकान फाइनल हो गया, ये टोकन अमाउंट, दूसरे दिन आप जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति उनको अधिक अमाउंट देने वाला मिल गया तो वो उनके साथ में फाइनल कर देंगे और आपको कहेंगे सॉरी, मेरे घर वालों ने मना कर दिया, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ये नहीं दे सकता हूं, ये आपका टोकन अमाउंट ले जाइए। ये प्रकृति का लक्षण है, क्योंकि उनको इस प्रकार से किसी प्रॉमिस को तोड़ने में इतना ज्यादा कुछ नहीं लगता, वो प्रकृति के अंदर। कफ प्रकृति वाले ने एक बार अगर प्रॉमिस कर लिया तो वो उसको बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। पैतृक प्रकृति वाला थोड़ा सा दोनों चीजों में रहता है, कभी बाई चांस अगर सही उनको एडवाइस नहीं मिली तोड़ भी सकता है, सही एडवाइस मिल गई तो उसको नहीं तोड़ता है। तो प्रकृति देखिए, कभी किसी के साथ में आपको बिजनेस करना है, कभी किसी के साथ में कुछ भी आपको जैसे कहना चाहिए कि पार्टनरशिप में आप कोई चीज शुरू करते हैं, आज आपने कहा कि हम दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करेंगे, दूसरे दिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो आपके साथ ये नहीं करूंगा, और किसी एक के साथ में आपने अगर पार्टनरशिप में बिजनेस किया और पूरी लाइफ भर चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ में उस वादे को नहीं तोड़ता है। तो ये प्रकृति अगर हमको पता है, तो वातिक प्रकृति पता है तो उसको 10 बार आप प्रॉमिस करवाइए सही रूप से, उसके बाद में वो कभी उससे नहीं चेंज होगा। तो हम प्रकृति को जान करके जीवन में भी सफल हो जाते हैं। प्रकृति का एक लक्षण और बताऊंगा, खास तौर से जैसे वाचाल का मैंने बताया था कि जो बहुत अधिक बोलते हैं। अब देखिए, पति पत्नी अगर दोनों वातिक प्रकृति के हैं तो दोनों बहुत ज्यादा बोलने वाले रहेंगे, तो जब दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन? आस पड़ोस के व्यक्ति सुनेंगे। अगर कॉम्बिनेशन में वातिक प्रकृति का कोई एक है, एक कफज प्रकृति का है, तो उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा रहेगा कि उनको बाहर कोई सुन ही नहीं सकता कभी। बोले इन दोनों को कभी हमने झगड़ते हुए नहीं देखा है। तो मैं तो कह रहा हूं कि चाहे वो शादी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑक्यूपेशन हो, कुछ भी हो, उन सब में प्रकृति का अपना एक बहुत महत्व है। एक लक्षण और बताना चाहूंगा, जैसे वातिक प्रकृति वाले जो रहते हैं वो एक स्थान पर बैठने का काम उनको दे दीजिए, वो नहीं कर सकते। अगर आपको कोई व्यक्ति को अगर किसी उसमें लेना है, तो अगर आपने कहा कि हमको सुबह 9 बजे से शाम की 5 बजे तक आपको इस काउंटर पे बैठना, उठना नहीं है, आप उसको चाहे सस्पेंड कर दीजिए, उनको आप मेमो दे दीजिए, आप उनको वार्निंग दे दीजिए, पर उनकी प्रकृति है कि वो बीच में उठ करके या तो पास में किसी काउंटर पे चले जाएंगे, दूसरे से बात करेंगे, आप जब भी आएंगे तो काउंटर पे नहीं मिलेंगे।
कफ प्रकृति वाले को ये काम दे दीजिए, आप उनको टाइमिंग बता दीजिए, आपने अगर टाइम दिया तो आधे घंटे पहले आ जाएंगे, आपको कहना पड़ेगा कि अब पूरा टाइम हो गया, अब आप चले जाइए। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रकृति का लक्षण है। वातिक प्रकृति वाला व्यक्ति कई बार जो है काउंटर पे किसी को रिप्लाई देते देते 2 बार झगड़ा भी कर सकता है, क्योंकि उनका नेचर रहता है वैसा। कफ प्रकृति वाला बड़े आराम से उसको समझाएगा। उसी प्रकार से पैतृक प्रकृति वाले को अगर कोल्ड वेदर में काम करने के लिए कहे तो इजीली नहीं कर सकता है। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी पे, हमको बॉर्डर पे अगर किसी को पोस्टिंग करना है, पैतृक प्रकृति वाले की पोस्टिंग कर दी, जो बड़ा एंजॉय करते हुए वहां पर पोस्टिंग अपनी जो ड्यूटी देगा। लेकिन वहीं कफ प्रकृति वाले को पोस्टिंग कर दीजिए तो 2 दिन जाने के बाद में 10 दिन तक जो है बीमार रहेगा, क्योंकि उसको वो एडवांस पीरियड सूट ही नहीं करता है। तो प्रकृति के आधार पर हम इनमें से जिसमें भी आते हैं, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। जैसे हम चाय पी रहे हैं, वातिक प्रकृति वाला जो व्यक्ति है वो चाय को थोड़ा सा गर्म अधिक पिएगा। पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति उस चाय को पहले रख देगा, थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी उसके बाद पिएगा। कफ प्रकृति वाला बोलेगा इसको एक बार और थोड़ा सा गर्म करके लाइए। घर में भी जितने व्यक्ति हैं, कोई कहेगा कि मेरे को तो तवे से उतरती हुई चपाती ही खाता हूँ, कोई व्यक्ति कहेगा थोड़ी देर बाद बनी हुई वो रखी हुई वो खाते हैं। कुछ लोगों की आदत रहती है कि 1-2 घंटे पहले जो बना हुआ है वो उनको ज्यादा पसंद आता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इनके द्वारा हम अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। क्योंकि समय कम है इसलिए बहुत ज्यादा मैं समय आप लोगों का नहीं लूंगा। 1-2 चीजें और कह सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आर्टरी और वेन। बहु सिरा जालम, आचार्य चरक ने कहा, जिनकी आर्टरी वेन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे वो वातिक प्रकृति वाले हैं, थोड़ी कम दिखाई दे वो पैतिक प्रकृति वाले हैं, और वेल कवर्ड हो बिल्कुल मसल्स के द्वारा और ये स्किन के द्वारा बिल्कुल कवर है, दिखाई नहीं देती है, वो कफज प्रकृति वाले हैं। उसी प्रकार से आई की साइज देखिए, जिनकी आंखों की साइज अच्छी बड़ी साइज की है, बिग आई जो रहती है वो कफ प्रकृति के हैं। मिडिल साइज जो है, मीडियम साइज, वो पित्त प्रकृति है। और जिनकी आई की साइज बिल्कुल छोटी रहती है वो जो है वातिक प्रकृति वाले हैं। तो ऐसे कई लक्षण हैं और इनके आधार पर आप अपनी प्रकृति को देख सकते हैं। तो ये तो प्रकृति का लक्षण है। प्रकृति को जान करके हम हमारा आहार विहार फिक्स कर सकते हैं, उसी के आधार पर हम जो है हमारे सभी क्रियाकलाप जो है उनका निर्धारण करते हैं। एक और रहता है इसमें हेल्थ। वातिक प्रकृति वाले की हेल्थ थोड़ी कम रहती है, चाहे आप कुछ भी खिला दीजिए उनकी बॉडी नहीं बनेगी। पैतृक वाले की मीडियम रहेगी। कफज प्रकृति वाले को खाना खाना भी बंद करा दीजिए, उनका वेट बढ़ता ही रहेगा। तो ये भी प्रकृति के ऊपर है। घर में परिवार में 2 बच्चे रहते हैं, बोले साहब इसको कुछ भी खिला दो कुछ भी नहीं लगता है, उसका शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन उसको क्या है कि प्रकृति वातिक है, इसलिए उसको शरीर जो है वो ज्यादा स्थूल नहीं रहेगा। एक लास्ट पॉइंट प्रकृति का बस, एक होता अटैचमेंट और डिटैचमेंट। आप देखिए घर परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, वो दोनों बाहर पढ़ते हैं, और उनमें से एक बच्चा दिन में जब तक 5 बार अपने माता पिता से टेलीफोन से बात नहीं कर लेगा, उसको रात को नींद नहीं आती है। और वही एक बच्चा जो है 6 महीने में 1 बार भी कॉल नहीं करेगा तो भी उसको बिल्कुल अच्छा लगता है। और उन दोनों के बारे में घर वालों का जो एक वो रहता है कि इसको तो किसी से कोई मतलब मोह नहीं है या अटैचमेंट नहीं है, कभी टेलीफोन किया तो कर लिया, और वो भी कब करेगा जब अकाउंट में पैसे कम है तो पिताजी को टेलीफोन किया कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, या और कोई काम रहा तब कर दिया। तो देखिए दोनों के लिए माता पिता सेम इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक की प्रकृति ऐसी है कि वो डेली बिना बात किए उसको नींद नहीं आएगी, वो वातिक प्रकृति वाला है। कफज प्रकृति वाला ठीक है कभी बात करी, लेकिन अटैचमेंट उसका भी उतना है, लेकिन उस अटैचमेंट को शो उस प्रकृति के मान से करता है। तो कई बार हम ये कर लेते हैं कि नहीं इनका तो हमारे साथ में इतना कुछ अटैचमेंट नहीं है, तो वो हमारा डिसीजन वो नहीं, वो प्रकृति के कारण है। तो इस प्रकार से हम अपनी प्रकृति का निर्धारण कर ले। अब बात है आहार की बात। हम आहार के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए आयुर्वेद साइंस में आज से 5000 वर्ष पूर्व अगर देख ले चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनमें आइडियल डाइट बता रखी, और आइडियल डाइट जो बता रखी है उस डाइट को अगर जिसको बोलते हैं नित्य सेवनीय द्रव्य, क्योंकि देखिए सेवन करना और उस सेवन को नियम को पालन करना वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर कोविड की काल में भी देखें तो आयुष मिनिस्ट्री ने 3 चीजें सबसे मेन बताई थी। पहला बताया था आहार, दूसरा बताया था निद्रा, और तीसरा बताया था व्यायाम। अगर आप आहार, निद्रा और व्यायाम इन 3 का प्रॉपर पालन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और उससे आप कोविड पहली बात तो होगा नहीं, और अगर आप कांटेक्ट में आए और कोविड पॉजिटिव हो गए तो ऐसा लगेगा कोविड आपको केवल छू के निकल गया और आप 10 दिन के बाद में नेगेटिव हो गए, आपको कुछ भी पता नहीं लगा, बोले कोई सिम्टम्स थे ही नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी। और वो इम्यूनिटी आपकी बनाती है कौन? आपका आहार, निद्रा और आपका व्यायाम। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में
पर डे हम 2000 टोकन केवल इश्यू करते हैं, क्योंकि 2000 के बाद में पेशेंट को देख पाना संभव नहीं होता है, बाकी एमडी और पीएचडी का रिसर्च रहता है। तो 2000 टोकन हम देते हैं पेशेंट को। तो हर बार जो पेशेंट रहते हैं हमारे यहाँ डेली, उनकी डिजीज को हम नोट करते हैं। ये जो कोविड के बाद में लॉकडाउन जब शुरू किया, पिछली बार भी 2020 में भी और 21 में भी, तो हमारे मैक्सिमम पेशेंट पहले आते थे एसिडिटी या जिनको इंडाइजेशन है, इसके करीब 50% पेशेंट रहते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन खोला उसके बाद में इन डिजीज के पेशेंट ऑलमोस्ट गायब। माने जिनको इंडाइजेशन है, गैस है, एसिडिटी है, इसके पेशेंट कोई भी नहीं। पेशेंट तो 2000 फिर भी आते थे। तो हमने जब देखा तो पता लगा कि केवल एकमात्र इन 6 महीने में मजबूरन उनको घर का खाना खाना पड़ा, इसलिए उनकी ये सब चीजें अपने आप ठीक हो गई। तो केवल भोजन घर का खाना, उससे अगर इतना ठीक हो सकते हैं तो क्या खाना, ये भी अगर शास्त्र का हम परिपालन कर लें, किस ऋतु में कौन सी चीज को खाना, किस आयु ग्रुप में, बच्चों को, बड़ों को, वृद्धावस्था में किन चीजों को खाना, किसको नहीं खाना, सिर्फ इसका अगर हम पालन कर लें तो हम पूर्णतया स्वस्थ रह सकते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया, एक आइडियल डाइट बताई, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो आचार्य चरक ने बताई, और उसमें उन्होंने कोटेशन में कहा, षष्टिका शालिमुद्गाश्च सेंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पय सर्पी जांगल्यम मधुचाभ्यसत। इसमें 6 चीजें हैं। पहला बताया उन्होंने षष्टिका शाली, माने षष्टिक शाली 60 दिन में पकने वाले चावल है, या 1 टाइप ऑफ राइस, माने गोधूम, राइस, मक्का, ज्वारी, जो ग्रेन है, ये कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है। तो एक तो वो हो गया। उसके बाद में उन्होंने बताया मुद्ग, मुद्ग को बोलते हैं मूंग या ग्रीन ग्रेन, तो ये मूंग हो गया। उसके बाद में उन्होंने बताया है सेंधव आमल की। सेंधा नमक जो है वो शरीर के लिए, कई लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, वो अगर दूसरे साल्ट के बजाय सेंधा नमक ले तो उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। और आयुर्वेद में आइडियल डाइट में सेंधे नमक का ही प्रयोग बताया है। और आमल की, एक आंवला अगर आप रोज खाते रहे, आप देखिए कोविड-19 में भी, इस 2020 में 21 में सभी लोगों ने कहा कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखना है तो एक आंवला रोज खाइए। आंवले से और अच्छा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी का कोई नहीं है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हर व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकता है। कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीने तक फ्रेश आंवला मिलता है। अगर घर में एक आंवला रोज खाएं और उसके बाद में आंवले का मुरब्बा बना लिया, अचार बना लिया और वो घर में रखा है, अगर उसको खाते रहें तो हमारी इम्यूनिटी, बच्चों की, सबकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। और इवन यहाँ तक कि बच्चों को अगर शुरू से आंवला खिलाते हैं तो उनकी आई कैपेसिटी, विजन कैपेसिटी 6/6 रहेगी, उनको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये प्रारंभ से करते रहें। 30 साल की उम्र के बाद अगर हम शुरू करें तो उसका प्रभाव इतना नहीं होता है। तो आमल की। फिर एक और बताया गया है शहद, मधु और घृत और दुग्ध। अब इन चीजों को अगर आप देखें, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एलोपैथी साइंस में काफी रिसर्च किया गया। अभी 150 साल की बात है तो 30-35 साल तक रिसर्च करने के बाद में वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमारी डाइट में अगर कुपोषण से बचना है, हमारा न्यूट्रिशन बराबर होना है, हेल्थ सही बनी रहना है, तो 5 चीजें होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन, ये 5 चीजें होना चाहिए। ये अभी की रिसर्च है जो 10-20 साल पहले की गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जो आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा था कि हमको नित्य सेवनीय द्रव्य क्या लेना, तो राइस और जो बताया था वो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मूंग जो है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और उसके बाद में जो अपनों ने बताया कि जो सेंधा नमक है मिनरल है, आमल की है विटामिन से, दूध और घी है फैट है। इनमें से कौन सी चीज ऐसी रही जो उन्होंने आज जो बता रहे हैं वो उसमें नहीं आई? माने हम अब धीरे धीरे रिसर्च करके वहां तक केवल पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आज जो साइंस बता रहा है उसको जन सामान्य फॉलो नहीं कर सकता। अगर गांव के किसी व्यक्ति को बोल दो कि आपको रोज विटामिन लेना है, उसको बोल दो कि आपको रोज मिनरल्स का प्रयोग करना है, आपको रोज फैट का थोड़ा प्रयोग करना है, वो नहीं जानता है। लेकिन उसको कहो मूंग की दाल खा लीजिए, आप चावल, गेहूं या ज्वार का उपयोग करिए, उसको बताइए कि आंवला रोज खाइए, आप अगर थोड़ा सा दूध और घी का प्रयोग कर सकते हो, और अगर बरसात के मौसम में शहद का उपयोग करें तो आप साल भर तक स्वस्थ रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जो व्यक्ति अनपढ़ भी हो वो इसको नहीं जानता हो। तो आयुर्वेद में जो अप्रोच बता रखी है वो इस प्रकार की बता रखी है कि हर एक व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकता है, और इन सब चीजों में नियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
जिस द्रव्य को हम सब जानते हैं, हरित की, जिसको हम बोलते हैं हरड़, जिसको बॉटनिकल नेम है टर्मिनेलिया चेबुला, हर घर में रहती है। छोटे बच्चों को भी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो जरा सी हरड़ घिस के दे दी, माने वो छोटे से बच्चे के लिए भी नुकसान नहीं करती है। इवन यहाँ तक कि कई लोग तो जन्म घुट्टी भी उसके द्वारा देते हैं, माने बचपन से ही हरड़ का प्रयोग करते हैं। और आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया, कदाचित कुप्यते माता न उदरस्ता हरित की, माने अपने बेटे के ऊपर, बच्चों के ऊपर माता कभी कभी गुस्सा कर सकती है, लेकिन दी गई हरित की किसी प्रकार से उसके लिए नुकसान नहीं करती। अब हरित की इतनी अच्छी है, लेकिन उसका प्रयोग मैं आपको बताता हूं, 3 प्रकार से प्रयोग है। आयुर्वेद में कहा गया चर्वता वर्धयत्यग्नि, अगर मुंह में रख लीजिए, आप चूसते रहेंगे तो वो अग्नि को बढ़ाती है, माने भूख अच्छी लगने लग जाती है। पेशिता मलशोधिनी, अगर उसका पाउडर बना के लीजिए तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। और स्विन्ना संग्राहिनी प्रोक्ता, उसको पानी में उबाल लीजिए तो वो क्या करती है, जिनको लूज मोशन है, डायरिया, डिसेंट्री, उसको ठीक करती है। यानी द्रव्य एक ही है, उसको कब लेना और किस रूप में लेना उसका परिणाम अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से आयुर्वेद ने कहा कि आरोग्यम भोजनाधीनम, आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, आप सही रूप से भोजन करें तब। और भोजन क्या है, भोज्यम विधिम अपेक्षते, विधि पूर्वक किया गया भोजन, माने डाइट में आपने चीजें वही ले रखी है, लेकिन कब लेना और कैसे लेना, अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो उसके परिणाम अलग हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आयुर्वेद में कहा, अगर डाइजेशन सही नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या करना है, वो एक आध पीस अदरक का थोड़ा सा उसके ऊपर सेंधा नमक लगा लीजिए और भोजन करने से थोड़ा सा पहले आप खा लीजिए, आपकी अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, आप जो भी खाना खाएंगे उसका डाइजेशन हो जाएगा। अब मुझे आप बताइए कि पूरे देश में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जो सब्जी में अदरक का उपयोग नहीं करता हो, या जो गार्लिक और अदरक का पेस्ट बना करके सब्जी में उपयोग करते हैं, पर किस समय लेना परिणाम उसका होता है। आपने भले अदरक का प्रयोग किया गया सब्जी को छोंक लगाने में या उसकी ग्रेवी बनाने में, तो उसका वो परिणाम नहीं है जो अग्नि को दूर करने में अदरक का इसका परिणाम है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने एक रिसर्च वर्क करवाया था पीएचडी का। उस पीएचडी के रिसर्च वर्क में जो मेडिसिन दी, सिर्फ 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में हमने मेडिसिन दी भोजन के पूर्व, एक ग्रुप में मेडिसिन दी भोजन के पश्चात, क्योंकि आचार्य चरक ने कहा कृष्ण करणार्थम भोजनात् प्राक, ओबेसिटी के ऊपर रिसर्च वर्क था। मैंने व्यक्ति को अगर दुबला करना है तो ये औषधि भोजन से पहले दो। अब हमने 2 ग्रुप कर लिए, करके देख रहे थे। 50 लोगों को हमने भोजन के पूर्व दिया, 50 लोगों को भोजन करने के बाद दिया। तो बिल्कुल सही सिद्धांत निकला कि जिनको हमने भोजन के पूर्व दिया था उनमें परिणाम 80% मिले, और जिनको भोजन के बाद दिया था उसमें 35% परिणाम मिला। और ये रिसर्च पेपर आपको पबमेड पे, गूगल पे, आप जहां भी सर्च करेंगे ओबेसिटी पे तो वहां मिल जाएगा। माने समय का अगर परिवर्तन हो गया तो औषधि वही है, व्यक्ति वही ओबेसिटी का है, लेकिन परिणाम चेंज हो जाता है। और उस परिणाम के आधार पर इसलिए आहार के नियम को हमको ध्यान रखना। नियम को ध्यान क्या रखना है, ये लाइफस्टाइल के अंतर्गत आता है, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। और देखिए आयुर्वेद में नहीं, मॉडर्न साइंस और सब मानता है कि 80% डिजीज जो है वो एनसीडीज है, माने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, माने वो डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा होती है। और न केवल भारतवर्ष में, विश्व की जितनी भी कंट्री है उन सबके हेल्थ का 80% बजट जो है वो एनसीडीज को ठीक करने में लगता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, जिसको हम केवल डाइट और लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। तो डाइट के नियमों का पालन करें। तो डाइट के नियमों में सबसे मेन वो है कि खास तौर से हमारे यहाँ बताया गया सेवकान्नम पुरातनम। अब इस चीज को गांव में तो हम बड़े अच्छे से पालन कर सकते हैं, लेकिन हम जितना अधिक एजुकेटेड हो गए उसके बाद तो इसका पालन करना संभव ही नहीं है। सेवकान्नम पुरातनम का मतलब होता है कि अन्न जो है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। अब गांव में तो कोठी बना देते हैं, गेहूं को भर के रख देते हैं, 6 महीने बाद ही उसका उपयोग करते हैं। चावल भी नया आया तो नए चावल का उपयोग नहीं करते हैं, 6 मंथ के बाद में फिर उस चावल का उपयोग करते हैं। पर हम जितना ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं, आप दिल्ली में चले जाइए तो व्यक्ति 1 वीक का 5 kg या 10 kg जो है व्हीट फ्लोर लेके आता है, गेहूं का आटा, बस 1 वीक चला, उसके बाद में फिर 5 किलो वापस लेके आएगा।
ये कोविड में भी उन्हीं को ज्यादा परेशानी हुई है कि जो हर वीक 5 किलो आटा लाते थे, अब लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया, अब घर में 5 केजी आटे से अधिक कुछ नहीं था। लेकिन गांव में जिन्होंने गेहूं 2 क्विंटल भर के रख रखे, दाल जिनके घर में 50 किलो थी, आप 2 महीने नहीं 6 महीने लगा दीजिए, साल भर तक लॉकडाउन लगा दीजिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो आप देखिए हमारी संस्कृति ज्यादा प्रभावी थी, या आज वेल एजुकेटेड होने के बाद में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो समाज स्थापित कर दिया वो ज्यादा अच्छा है। उनको ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कि जिनके घर में आधा किलो से अधिक दाल नहीं थी, जिनके घर में घर का राशन 1 वीक का आता था, वो भी माल में आप टेलीफोन कर देते थे, डायरेक्ट होम डिलीवरी हो जाती थी। अब होम डिलीवरी और सब बंद हो गया, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई कि घर में खाने के लिए उनके पास चावल भी नहीं थे। लेकिन जो व्यक्ति गांव में रहता उसके पास साल भर का सब चीजें, ऑयल घर में साल भर का रख रखा, दाल साल भर की रख रखी, राइस, उनको कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो हमारी जो संस्कृति थी वो हर अवस्था से, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे एपिडेमिक हो, चाहे क्षेत्रीय महामारी हो, वैश्विक महामारी हो, हमारी संस्कृति उन सब से लड़ने के लिए हमको बल प्रदान करती थी, और उसका पालन करना हम थोड़ा सा दूर हो गए। तो एक तो सेवकान्नम पुरातनम, वो अगर शुरू कर दिया तो ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, शरीर में पित्त बढ़ना है, शरीर की आधी बीमारियां तो केवल पुरातन अन्न का आप सेवन करोगे उससे ठीक हो सकता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद कहता है कि मितास्यु सात्विक आहार। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, मित का मतलब थोड़ी अल्प मात्रा में। हर व्यक्ति की अपनी डाइजेशन की कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी के मान से हम कितनी मात्रा में भोजन कर सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटी से थोड़ा सा कम मात्रा में अगर भोजन करें तो आयुर्वेद कहता है मितास्यु सात्विक आहार, राजसा पूर्ण भोजना, तामसास्तु अधिकाहार। ये तीनों को बता दिया, सत्वरस्तम तीनों को। माने आपकी जितनी पाचन करने की कैपेसिटी उससे 1 चपाती कम खाइए। अगर पूर्ण आहार उसको बोलते हैं जब अपन भोजन कर रहे हैं, अगर 1 चपाती और लाए तो अपन बोले नहीं अब तो नहीं ले सकता, खाना हो गया, मैंने पूर्ण आहार हो गया। और जिस दिन हम कहें कि थोड़ा सा आज स्वीट ज्यादा हो गया, या ये चीज मेरी पसंद की थी इसलिए मैंने ज्यादा खा लिया, उसको बोलते हैं तामसिक आहार। और जब भी डाइट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो लीवर फैटी होगा, शरीर में पित्त की विकृति होगी, डाइजेशन अगर बराबर नहीं हुआ तो आगे जाकर के आमवात, जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं, कई प्रकार के जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, ये सब उसके कारण होता है। तो मात्र नियम बना लें कि क्वांटिटी का हम ध्यान रख लें, इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल। और क्वांटिटी का ध्यान हर व्यक्ति रख सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि रात्रि को बिल्कुल लघु भोजन करना चाहिए, कम मात्रा में भोजन करना चाहिए, दोपहर में आप भोजन कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पर बोला मितास्यु सात्विक आहार। और आयुर्वेद एक बात को और कहता है कि जितना हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, डीप फ्रीजर हमारे पास में, आजकल तो जो वेजिटेबल्स जो है ऐसी बनी हुई आ रही है कि आप केवल गर्म करके उसमें पानी डालना, बाकी कुछ नहीं करना। मटर पनीर या सब बना हुआ है कंप्लीट, आपको केवल पानी डालना। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि उष्णम अश्नीयात, फ्रेश फूड का आप प्रयोग करिए। यहाँ तक कि फ्रिज को आप बंद कर दीजिए, फ्रिज में रखी हुई चीज, मैंने सुबह आटा लगाया हुआ है उसको शाम को प्रयोग कर लिया, रात को जो वेजिटेबल बना हुआ उसका सुबह प्रयोग कर लिया, वो बिल्कुल नहीं करना है। आप देखिए गीता में तक कहा गया यात यामम गत रसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमति चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। मैंने रात को भोजन बना हुआ अगर सुबह खाते हैं तो वो भी तामसिक कहलाता है। हम तो डीप फ्रीजर में महीने भर का भोजन रख देते हैं, महीने भर की बनाई हुई चीजें रख देते हैं, तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है तो शुद्ध बनाया हुआ भोजन रखिए। पिछली बार जो वो हुआ था कोविड, उसमें गाँव में बहुत कम प्रभाव हुआ था, क्योंकि गाँव में अधिकतम लोगों के पास फ्रिज नहीं है, वो शुद्ध बना हुआ भोजन करते थे। अब इस बार क्या, गांव के लोग, शहर वाले लोग गांव में काफी पहुंचे, इसलिए उनके कारण वहां पर पहुंच गया। अदरवाइज ये जो हमारी संस्कृति थी उसका परिणाम आप एपिडेमिक और पेंडेमिक में भी देख सकते हैं, क्योंकि जहां पर वो सुविधाएं नहीं थी, वो अपने शुद्ध गांव में खेत पर गए, अपनी सब्जी मेथी लेके आ गए, रात को बना ली, दूसरे दिन की सब्जी दूसरे दिन लाएंगे, तो वहां कुछ होने की संभावना ही नहीं थी। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है कि इन चीजों का ध्यान रखना है कि शुद्ध भोजन तुरंत बना हुआ है उसका प्रयोग करिए। और आप देखिए कोविड की कंडीशन में न केवल भारतवर्ष में जितने भी डॉक्टर्स थे, चाहे आप एलोपैथी के डॉक्टर को देख लीजिए, विश्व के किसी को भी देख लीजिए, वो कह रहे थे आप शुद्ध भोजन करिए, ताजा बना हुआ भोजन करिए, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और कोविड से बचाएगा। तो केवल कोविड से नहीं, जितनी बीमारियां हैं उन सबसे वो बचाता है। तो शुद्ध भोजन का अपने को प्रयोग करना। एक और नियम है, न आहार वेला अतिक्रमणीय, ये मुख्य सिद्धांत है। अगर इसका पालन करें तो हम आधी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। देखिए एक नोबेल प्राइज अभी मिला था, और उस नोबेल प्राइज को इसका मेडिसिन का ही है, वो दिया गया था सर्केडियन रिदम के ऊपर।
सर्केडियन रिदम का मतलब होता है कि हमारे शरीर के जो आर्गन है वो पर्टिकुलर टाइम पे काम करते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा गया नियम कि न आहार वेला अतिक्रमणीय। अगर आपने भोजन का समय फिक्स कर रखा, रोज दोपहर में 12:30 या 1 o'clock पे भोजन करूंगा, जिस दिन आपने 3 बजे भोजन किया, आपका शरीर उसको पाचन सही ढंग से नहीं कर पाएगा, और ऐसा 5 बार 10 बार हुआ तो आपको इंडाइजेशन और कई प्रकार की अलग अलग बीमारियां हो जाएगी। तो उन्होंने केवल इसमें करके यही बताया कि हमारे पर्टिकुलर आर्गन, जैसे उन्होंने बताया कि सुबह के समय हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, बच्चों को पढ़ने के लिए वो टाइम बताइए तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे यहाँ खाई गया। रात को सोने का समय बताया कि 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। तो हर एक आर्गन अपना अपना काम जब शुरू करता है, कई बार क्या कहते हैं घर में कई लोगों को देखिए कि 11 बज गए, 11:30 बज गए, तो बोल देंगे कि नहीं थोड़ा लेट हो गया, अब नींद अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि उनके आर्गन को वो काम करने का समय उस समय था। तो अगर हम भोजन का केवल समय निर्धारित करते हैं, अब क्या करते हैं, जिस दिन रविवार है 2 बजे भोजन किया, 11 बजे स्नान किया, जिस दिन ऑफिस जाना सुबह 9 बजे उठे, 10 बजे भोजन कर लिया। बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वर्किंग डे हो, चाहे घर पे हो, कोई काम हो, कोई काम नहीं हो, तो भी नियम बना लिया, न आहार वेला अतिक्रमणीय। आहार का जो समय है उसी समय पर, रात को जो भोजन है वो समय पर करना चाहिए। रात को 8 बजे से पहले जो आइडियल टाइम है, भोजन करने के 2 घंटे बाद सोना चाहिए। अब कई बार ऑफिस से आए, थोड़ी देर बैठे, चाय पी ली, तो चाय पीने के बाद 2 घंटे तक तो भूख नहीं लगेगी, 10 बजे भोजन किया, 5 मिनट टीवी देखी और आप सो गए। तो ये जो करने वाले हैं उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही है। शरीर में कहना चाहिए कि जितने भी ब्लॉकेज होना है, कार्डियक प्रॉब्लम होना है, हृदय रोग होना है, ओबेसिटी बढ़ना है, अगर समय पर 8 बजे भोजन करना शुरू कर दें, इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। और आयुर्वेद में एक बात कही गई निद्रा की, और उसके लिए आचार्य चरक ने कहा रात्रो जागरणम रुक्षम। अगर रात्रि को ज्यादा देर तक आप जगते हैं तो रुक्षता बढ़ती है, मतलब वात दोष बढ़ता है। जितने भी आपको चाहे स्पॉन्डिलाइटिस है, अर्थराइटिस है, सब रात में केवल ज्यादा जगने के कारण 45 साल के बाद में होना शुरू कर देंगे। और तब वो कहेंगे मैंने तो आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मेरे को अर्थराइटिस कैसे हो गया? बोले आप रात को ज्यादा जगते तो थे। स्निग्धम स्वप्नम दिवा, कफ की जितनी बीमारियां हैं, सुबह अगर ज्यादा देर तक आप सोते रहते हैं तो कफ की बीमारियां होगी। और उसके लिए आयुर्वेद फिर एक और बात कहता है कि भोजन करने के बाद में एक हमारा नियम था, मुहूर्तम भुक्त्वा त्यजेत। भोजन करने के बाद में दोपहर में 1 मुहूर्त तक हमको विश्राम करना चाहिए। 1 मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। आशुतोष जी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मुहूर्त है, कला है, नाड़िका है, ये सब चीजें। तो 48 मिनट उसको कहते हैं। भोजन करने के बाद अगर कम से कम 8 मिनट भी आप रेस्ट कर लेते हैं तो शरीर को एनर्जी देता है। आयुर्वेद कहता है आसीन प्रचलायितम। अगर सोना नहीं है, कुर्सी पे बैठ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए 20 मिनट तक भोजन करने के बाद में, तो आपकी काम करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी डबल हो जाएगी। अगर दोपहर में करते हैं तो जहां 5 बजे आपको थकावट लगती थी, आप 8 बजे तक भी ऑफिस में काम कर सकते हैं, आपको थकावट नहीं लगेगी। आप करके देख लीजिए कल से। तो आयुर्वेद इसलिए कहता है कि इन चीजों का पालन करने से, ये लाइफ स्टाइल, ये आयुर्वेद के नियम है। और एक बात और नियम का रखना, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा। आज हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं, सुबह उठेंगे, 2-4 बिस्किट का थोड़ा नाश्ता किया, थोड़ी देर पेपर पढ़ा, उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, वहीं पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए और घर पे आ गए। लेकिन आयुर्वेद कहता है न स्नानम आचरेत भुक्त्वा। स्नान कंप्लीट जो है वो क्या होना चाहिए? एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। और आम बात के तो निदान में आयुर्वेद ने बता रखा, स्निग्धम ही भुक्तवतो अन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा। बोले आपने कुछ खाया, उसके बाद में एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको अर्थराइटिस होगा ही होगा। तो हम चाहे मॉर्निंग वॉक पे जाएं, देखिए जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए तो उनको जिम का जो इंस्ट्रक्शन है प्रोटीन वगैरह लेना, वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। पर जब हम सामान्य व्यायाम आदि करते हैं तो उसमें तो हमको इन नियमों का पालन करना चाहिए, तो उस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर देखिए और नियम के रूप में, तो खास तौर से आयुर्वेद कहता है उसमें इन सब चीजों को ध्यान रख के एक लाइफ स्टाइल में बता रखा है। एक हमारी मुख्य संस्कृति थी जिसको हम बोलते थे हवन, अग्नि का। और इसको मैं कहना चाहूंगा आपको कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जो कोविड सेंटर था, यहाँ हमारे यहाँ केवल कोविड पॉजिटिव पेशेंट अभी तक भी एडमिट हैं, और उनके लिए आयुर्वेद की ही चिकित्सा की जाती थी। और 650 से ज्यादा तो कोविड के पेशेंट जो एडमिट होकर के ठीक गए, उनमें से एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई, केवल आयुर्वेद के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। और उसमें हम क्या करते थे, सुबह प्रतिदिन होम करते थे। और वो होम जैसे हम सामान्य रूप से करते हैं, चाहे वो कपूर हो, गूगल हो, लेकिन आयुर्वेद में होम बता रखा। और आचार्य सुश्रुत ने कहा सर्षपारिष्ट पत्राभ्याम सर्पिशा लवणेन। 4 चीजें बता रखी, सर्षप पीली सरसों, अरिष्ट पत्र नीम के पत्ते, सेंधा नमक, घी और कर्पूर। ये 5 चीजें हर एक के घर में, ये सब चीजें एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने वाली है।
तो ये अभी आपने अगर टीवी देखा हो तो थोड़े दिन पहले डीएनए एक प्रोग्राम आता जी न्यूज पे, और उन्होंने कहा था कि अगर आम की लकड़ी के साथ में घी से अगर हवन करते हैं तो 28 डेज तक हमारा वातावरण जो है ऑक्सीजन से युक्त रहता है, प्रदूषण रहित रहता है। यही बात आयुर्वेद ने कही है कि अगर हमारे घर में प्रतिदिन होम होता था तो जिस घर में होम होगा उसमें इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है, वहां पर एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल जो है ये इफेक्ट रहेगा, तो ये सामान्य रूप से हम घर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये तो विषय काफी बड़ा है, इसको बहुत ज्यादा कम समय में तो हम पूरा नहीं कर सकते, दो चीजों का और ध्यान रख लें, और वो आयुर्वेद ने बता रखा नस्य कर्म। नस्य कहते हैं जिसे हमारी परंपरा थी कि एक तो ऑयल जो घर में चाहे सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, खोपरे का तेल हो, या सबसे बढ़िया जो है वो गोघृत है, गाय का घी। अगर एक बूंद आप डेली नाक में लगाते हैं, अभी आप देखिए कोविड का ट्रीटमेंट करने में जितना काम मास्क ने किया उसका डबल प्रोटेक्शन प्रतिदिन अणु तेल का नस लेकर के आप घर से बाहर निकले। और ये तो दिल्ली के जो 80,000 पुलिस कर्मचारी हैं जो रेड जोन में ड्यूटी दे रहे थे, जहां पर कोविड पॉजिटिव के लोग रहते हैं वहां ड्यूटी दे रहे थे, उन 80,000 कर्मचारियों को हमने ये अणु तेल दिया था। आप कंपैरिजन कर लीजिए नेट के ऊपर, दिल्ली और मुंबई के पुलिस कर्मचारियों में पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो दिल्ली में बहुत कम था, जबकि दिल्ली की जनरल पब्लिक में कोविड बढ़ रहा था, दिल्ली पुलिस में बहुत कम था। उसका कारण था नस्य का प्रयोग करना, ताकि उनके इन्फेक्शन को वो रोकता था। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अगर स्नान के बाद में सुबह आप अगर नस लेते हैं तो इस प्रकार के कितने इन्फेक्शन आते रहे आप अपने पूरे परिवार को बचा के रख सकते हैं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और कितनी सामान्य चीजें, घर में तेल है तो तिल तेल को लगा लीजिए, अगर कोकोनट ऑयल नहीं है कोकोनट देख लीजिए, या फिर सरसों का तेल है, गोघृत है, कुछ भी प्रतिदिन, लेकिन आज से नियम बना लीजिए तो बहुत अच्छा है। तो उसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। और कुछ चीजें जो है घर के अंदर रहती है, उनमें से 3-4 चीजें अगर सेवन करते रहे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसमें एक हल्दी, कोविड का ट्रीटमेंट करने में हल्दी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और विदेशों में गोल्डन मिल्क के नाम से प्रोडक्ट आ गए कि दूध में हल्दी मिला करके एक बार आप पी लीजिए तो आपका थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। नस ले लिया तो आपके नाक से होने वाला इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो कोरोना इन दो ही चीजों से तो इन्फेक्शन करता था, ये दोनों चीजों का पालन कर लिया तो आप ठीक रख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक द्रव्य मुनक्का, जिसको हम दाग बोलते हैं, किशमिश बोलते हैं, छोटे बच्चों को भी वो देते रहे तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, शरीर में ब्लड को बढ़ाता है, तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और उसी प्रकार से एक है गिलो या अमृता। भारत सरकार ने अमृता को पूरे घर घर बांटने के लिए वो किया है कि हर घर तक हम अमृता का प्लांट देंगे, आप घर में लगा लीजिए, उसके पत्ते का रस निकालिए, ज्वर ठीक हो जाएगा। आप किसी भी डायबिटीज को ठीक करने में वो बहुत बढ़िया है, हृदय रोग को ठीक करने में बढ़िया है, और उसके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति उसको ले सकता है। ये हर घर में होना चाहिए। तो इसके साथ ही चूंकि समय बहुत मेरे ख्याल से जितना उन्होंने बोला था उससे 10 मिनट और ज्यादा मैंने ले लिया है। इन विषय पे फिर और कभी आप लोगों के बीच में आएंगे और इस विषय को रखेंगे। तो मैं एक बार पुनः संस्कृतायनम जो संस्था है और बहन डॉक्टर रश्मि शर्मा जी और आशुतोष जी और विशेष करके जो हमारे इस कार्यक्रम में सभी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम में आपके साथ में मुझे जोड़ने वाले जो हैं डॉक्टर मनीषा जी, उनके प्रति भी, उनके पूरे परिवार के प्रति मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके कारण ही आप सबके साथ में मैं जुड़ पाया था। मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूं, और अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर बस एक तो सर आपको लग रहा था कि समय अधिक हो रहा था, हमें तो लग रहा था कि समय कम हो रहा है, और अभी हम लगातार और सुनते चले जाएं। और जो क्योंकि जितनी बातें आपने बताई हैं वो बहुत ही व्यावहारिक हैं और बहुत ही आवश्यक हैं इस परिस्थिति में ही नहीं, अभी तो सामान्य जीवन में भी, जिनको हमें पालन करना ही चाहिए। तो सर कुछ प्रश्न भी हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे सर। और उससे पहले डॉक्टर रश्मि मैम, यदि आप कुछ कहना चाहें तो। मैम आपका माइक एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, बहुत बहुत आभार सर। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर सीपी पोकरना और डॉक्टर मनीषा जैन की, जिनके थ्रू आपसे संपर्क होना संभव हो पाया। और
इतना उपयोगी व्याख्यान, जिस पर हम चाह रहे थे कि विषय विशेषज्ञ ही अपनी बात कहें अपने तरीके से, तो हम सभी लोगों के लिए, सभी श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो वही आज संभव हो पाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत कम समय में आपने बहुत सरलता से अपने व्याख्यान के माध्यम से अपनी प्रकृति को समझने के लिए अनेकों उदाहरणों के माध्यम से आपने समझा दिया। तो मुझे लगता है हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, क्योंकि सबसे मूल प्रश्न जो होता है सभी के मन में, जब हम जानने लगते हैं प्रकृति के बारे में, वात पित्त कफ के बारे में, तो डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं है कि वे व्याख्यान या वह हमारे एक एक इंसान के शरीर को समझते हुए बता पाए कि आपकी प्रकृति क्या है। तो स्वयं की छोटी-छोटी प्रकृति को समझते हुए अपने आहार को परिवर्तित करना, अपने व्यवहार को समझना, अपने आचरण को समझना, अपने निद्रा, अपने नियम, अपने इन सब चीजों को पालना, सुनते तो रहते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के माध्यम से अगर सीधी बात आती है तो वह अधिक प्रभाव रखती है और प्रभावशाली होती है। तो आपका ये व्याख्यान सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा, मुझे लगता है। आपका बहुत बहुत आभार। प्रश्न आप बताएं आशुतोष जी, अगर आए जी हैं तो। जी मैम, जी बिल्कुल मैम। एक प्रश्न है मैम, डॉक्टर लाला शंकर जी गयावाल सर हैं और वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं भरतपुर में। उनका प्रश्न है कि एलबीएस में सुधार के लिए मार्गदर्शन कीजिए। जी देखिए, ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो, सब में जो खास तौर से डाइट और लाइफ स्टाइल, इन दो का विशेष रूप से महत्व रहता है। तो इसको खास तौर से ध्यान रखना है। और उसके लिए खास तौर से अगर पर्टिकुलर उनको किसी भी प्रकार की जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन लक्षणों को अगर वो थोड़ा बहुत बताते, तो उन लक्षणों को दूर करने के लिए मैं प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफ स्टाइल उनको बताऊंगा। तो उस प्रकार से वो उसको अगर फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छे से वो रह सकते हैं। तो एक बार भले आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए और मुझे भेजेंगे, तो मैं उनके लिए प्रॉपर डाइट प्लान करके और उनको बता दूंगा। सर आईबीएस में सुधार के लिए लिखा है शायद इन्होंने, आईबीएस में सुधार के लिए। जी। तो ऐसा कुछ है इसमें कुछ? आईबीएस देखिए क्या होता है, इसको हम आयुर्वेद में ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी रोग। और ग्रहणी अच्छा। रोग में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो भोजन किया हमने, वो भोजन का प्रॉपर पाचन नहीं होता है। कई बार उनको जी। भोजन करने के बाद में तुरंत मोशन के लिए जाना पड़ता है। दिन में 2-3-4 बार उनको कई बार मोशन हो जाता है। और कई बार ये रहता है कि उनको कई बार कुछ काम करने के लिए अगर बाहर भी जाना, तो उनको डर बना रहता है, कहीं हो सकता है कि वापस उनको मोशन के लिए जाना नहीं पड़े। तो इसके लिए आयुर्वेद में सबसे बढ़िया पथ्य बता रखा तक्र, जिसको अपन बोलते हैं छाछ। भोजन के बाद में अगर वो तक्र का सेवन करते हैं, भोजन के साथ में अगर वो बिल्व, जिसको अपन बोलते हैं, बिल्व का अगर प्रयोग किया जाए तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन इसमें बहुत अच्छा काम करती है। उसी प्रकार से हींग इसमें काफी अच्छा काम करती है। उन्हें थोड़ी सी तक्र में हींग का प्रयोग कर लिया, अजवाइन को सेक करके उसका पाउडर उसमें मिक्स कर लिया, तो ये ग्रहणी रोग जो है, ये तो सामान्य आहार के द्वारा हो गया। और खास तौर से उनको तक्र जो है वो उनके लिए बहुत बढ़िया। फिर औषधियों का जो प्रयोग है वो एक बार देखने के बाद में, कंडीशन के बाद में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ये आहार विहार इतने को ध्यान रखा जाए तो इसके द्वारा वो स्वस्थ रह सकते हैं। और आयुर्वेद में एक ग्रहणी, और ग्रहणी में भी जब जीर्ण ग्रहणी हो जाता है, ज्यादा समय का हो जाता है, तब उसके लिए और विशेष रूप से हम परपटी कल्पना है, अलग अलग चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। और उसमें बिल्व से बनी हुई चीजें, चाहे बिल्व का शरबत है, बिल्व का मुरब्बा है, बिल्व का अवले है, वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इनका प्रयोग किया जा सकता है। जी सर, एक प्रश्न और है सर, और उसमें प्रश्न है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर किड्स फ्रॉम ओबेसिटी एंड स्ट्रेस। ये बिल्कुल ठीक है सर ये देखिए, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको स्ट्रेस रहता है। मैंने ये नहीं आता कि टीचर ने अगर कुछ होमवर्क दिया तो उनको लगता है इतने होमवर्क को मैं कैसे पूरा करूंगा, वो बड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं। और कई बार क्या है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, मैंने फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण ओबेसिटी भी आजकल बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए, एक तो स्ट्रेस कम करने के लिए, तो घर परिवार के जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय दें। मैं अभी जो कोविड का काल चल रहा था, तो अभी 2020 के बाद में जब थोड़ा लॉकडाउन खुला था, तो एक बार जस्ट ऐसी बात हो रही थी परिवार में, तो बच्चों से पूछा, उन्होंने बोला कोविड में तुमको क्या चीज सबसे अच्छी लगी? तो बोले पहली बार उनकी लाइफ में 10 साल में
उनके माता पिता का सानिध्य जितना इस कोविड में मिला उतना 10 साल में नहीं मिला था। मैंने घर वालों को सुबह निकलते शाम तक टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों के लिए। तो एक तो थोड़ा बच्चों को समय दे, और कोई भी चीज उनको जिस चीज को स्ट्रेस लेते हैं उसको बड़ी सरलता से बोले, अरे ये इतना काम है तो ये तुरंत हो जाएगा, चलो बैठो तुम थोड़ी देर में करो, करना उनको ही है। लेकिन क्या होता है कि अगर थोड़ा सा उनको हम मनोबल बढ़ा दें, इवन यहाँ तक कि बड़ों का भी, कोविड में जिनके बिजनेस बंद हो गए, जिनकी सर्विस चली गई, अगर उनको घर का बड़ा व्यक्ति अगर कह दे कि तुम चिंता मत करो मैं हूं, बस इतना उनको कह दिया तो उनको बहुत बड़ा वो मिल जाता है, उनका स्ट्रेस दूर हो जाता है। जैसे किसी डिपार्टमेंट में, विभाग का बड़ा व्यक्ति अगर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कह दे चिंता मत करो सब कुछ हो जाएगा तुम, तो वो व्यक्ति बड़ा निश्चिंत हो जाता है। तो बच्चों को भी समय दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, टेंशन को दूर करें। और दूसरा, घर परिवार में अभी जो जैसा कह रहे हैं कि थर्ड वेव की आने की संभावना है, उससे बच्चे भी काफी प्रभावित हो सकते हैं। तो हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन अगर होते हैं तो हमको व्यायाम, बच्चों को डेली फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराना चाहिए। कोविड में सब घर में बंद है, इवन यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना भी बंद था, तो कम से कम कुछ एक्टिविटी हम स्वयं उनके साथ में कुछ छोटा मोटा गेम उनके साथ खेलें, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो, तो वो भी बड़े खुश रहेंगे और ओबेसिटी उनको हो ही नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जो है, ये इन सब चीजों को रोकने में बहुत अच्छा है। और डाइट में विशेष महत्व है। पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, इनसे बच्चों को अगर थोड़ा दूर रखें, कोल्ड ड्रिंक से दूर रखें, घर का बना हुआ भोजन। मेरे पास तो कई पेशेंट आते हैं तो पेशेंट बोलते हैं कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना। मैंने कहा बाहर की सब चीजें बंद कर दो, घर में जो भी कुछ बना सकते हो सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों को भी बाहर का बिल्कुल बंद करवा दीजिए, घर में बनी हुई हर चीज खिलाइए उनको, इन दोनों चीजों से वो दूर रहेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और एक प्रश्न और है सर, जिसमें उन्होंने पूछा है कि हाउ कैन वी गेट रिलीफ फ्रॉम जॉइंट पेन, नी पेन एंड शोल्डर पेन। जी, ये तो मैंने मेरे व्याख्यान में भी एक बात कही थी कि रात्रो जागरणम वृक्षम, रात में ज्यादा देर तक जगते रहिए। कई लोग बोले साहब मैं तो दिन और रात कुछ नहीं देखता हूँ, 2 बज जाए तो भी मैं काम करता रहता हूँ। बिल्कुल मत करिए, 10 बजे सोइए, सुबह 5 बजे उठिए और काम करते रहे, तो आपको लाइफ भर 80 साल की एज में भी आप सीढ़ी बिल्कुल चढ़ सकते हैं, आपको पेन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल को सही ध्यान नहीं रखेंगे, और भोजन में भी कुछ चीजें ऐसी है जो गुरु पदार्थ रहते हैं, जो डाइजेस्ट इजीली नहीं होते हैं, उनका सेवन, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई मिठाई अगर 4-5-6 दिन पुरानी हो चुकी है और उसका ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, स्वीट बड़ा पसंद है, वो आपने अगर खाया है, तो वो भी इस प्रकार की डिजीज को उत्पन्न करने में काम करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को, डाइट को ध्यान रखें। और खास तौर से हमारे यहाँ कहा गया तक्र का प्रयोग, और तक्र के प्रयोग में 3 चीजें बताई कि वाते अम्ल सेंधवोपेतम, माने अगर वातिक, अगर हमको ये जो है वातिक डिजीज है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए, उसके साथ पीजिए। कफ अगर बढ़ा हुआ है तो त्रिकटु का प्रयोग करते हैं, और पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो पित्ते सुमधुर शर्करा, शर्करा डाल के, माने हर एक के लिए मीठी छाछ नहीं है, जो वातिक डिसीज, जॉइंट पेन वगैरह है, उनको नमक का प्रयोग करके, काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल करके, त्रिकटु का प्रयोग करें तो आम वैसे ही नष्ट हो जाएगा, आम खत्म हो जाएगा तो पेन सब बंद हो जाएगा। आयुर्वेद में कहा वाताद्रते नास्ति रुचा, शरीर में अगर कहीं भी पेन है बिना वात दोष के हो ही नहीं सकता है। और वात दोष का सबसे अच्छी चिकित्सा है केवलम निरुपस्तंभ आदो स्नेहन आचर्य। स्नेहन का मतलब होता है या तो अभ्यंग कर दीजिए बाहर ऑयल के रूप में, या फिर शुद्ध गोघृत का प्रयोग करिए, तो आपका वात दोष का शमन होगा, तो किसी प्रकार से पेन नहीं होगा। और जब ज्यादा बढ़ जाता है, आम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसके लिए फिर चिकित्सा करना पड़ेगी। और उसमें भी त्रिकटु, ये जो है सौंठ, मरीच और पिपली, घर पे सौंठ रहती है, अदरक थोड़ा सा डाल दीजिए, गर्म करिए, उस पानी को दिन भर पीते रहिए, तो आधे से ज्यादा पेन आपका ठीक हो जाएगा। बाकी चिकित्सक का सलाह लेकर के औषधि ले सकते हैं। सर एक और भी जिज्ञासा थी सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी बिल्कुल जी सर, एक थोड़ा सा और था कि हार्ट की सर प्रॉब्लम्स बहुत होती है लोगों को, और हार्ट डिजीज और जो ब्लॉकेजेस की जो समस्या है, उस समस्या के लिए भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। तो हार्ट ब्लॉकेजेस को और हार्ट डिजीजेस को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए खास तौर से एक तो मेन बात तो वही है कि अगर हमको ध्यान रखना है तो हृदय का क्या, शरीर के हर अवयव का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसमें भी डाइट और लाइफ स्टाइल, खास तौर से जो इस प्रकार का फैट रहता है जिसको अपन रीयूज करते हैं। अपन बोलते हैं ना कि अगर जैसे कोई चीज को ऑयल है
उस ऑयल में डीप फ्राई अपन बार बार उसी एक ही ऑयल में करते हैं, जैसे पूरी बनाना, कचौरी है, समोसा है, मैंने उसको रीफ्राई किए हुए ऑयल का प्रयोग करते हैं और शरीर में उस टाइप के कोलेस्ट्रॉल आदि को बढ़ाता है। जी। रिसर्च के द्वारा भी देखा है। तो खास तौर से एक तो हल्का व्यायाम प्रतिदिन करें, अगर सुबह मॉर्निंग वॉक करें, व्यायाम करते रहें, और हृदय के लिए सबसे बेस्ट जो है वो बताया गया दाड़िम, जिसको अनार बोलते हैं, पोमेग्रेनेट, अनार का प्रयोग करते रहें। अगर सुबह शाम अनार खाते हैं, अनार के दाने चबा करके, जूस नहीं पीना, अनार खाते रहें। और उसके साथ में आयुर्वेद में जो सबसे बढ़िया बता रखा है, अम्ल पदार्थ, ये जो खट्टे पदार्थ रहते हैं, ये हृदय के लिए सबसे बढ़िया है, इनका प्रयोग करते रहें। और उसके साथ में अगर एक द्रव्य है जिसको बोलते हैं अर्जुन, जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, तो अगर अर्जुन की छाल को, जैसे चाय बनाते हैं, चाय की जगह दूध में अगर उसको डालिए, उबालिए और पीते रहिए, आपका हृदय बड़ा स्वस्थ रहेगा। तो देखिए ये सब चीजें जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके हृदय को और स्वस्थ रखने के लिए है। और जिनको हृदय की कोई भी व्याधि हो गई है, चाहे कार्डियक कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो, या जिनको किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको तो अपने को चिकित्सक को बता करके उसके परामर्श के अनुसार चिकित्सा लेना चाहिए। लेकिन स्वस्थ रहते हुए हमारे शरीर के हर ऑर्गन को हम स्वस्थ रख सकते हैं मात्र डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा। बिल्कुल सर। और सर लगातार एक चर्चा चल रही थी पहले भी, और अभी उस पर भी कमेंट यहाँ पर आया है, और उसमें ये कि सर जो जैसे कनक के आटे में मैदे की मिलावट हो रही है, तो खाने वाले तेलों में भी पाम ऑयल मिलाकर के बाजार में बिक रहा है। तो अभी जो समस्या है, इस समस्या पर वैसे तो डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया ने भी अपनी पूरी बात रखी थी, और इसके लिए लगातार ऐसे ग्रुप्स तैयार किए गए हैं, समूह बनाए गए हैं, जिनमें शुद्ध आहार जो है वो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अब जो स्थिति बाजार में है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, यदि आप उसके बारे में कुछ कहें। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अभी कोविड में पिछले 5-6 दिन पहले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और वो इसलिए किया था, उनके पास से 3 करोड़ रुपए भी मिले थे। उन्होंने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसकी जो नमक और ग्लूकोज, इसके नकली इंजेक्शन बना करके लोगों को दिए थे, और जिसको तुरंत उस इंजेक्शन की जरूरत थी, उनको ये इंजेक्शन लगाया गया, तो निश्चित रूप से उनकी डेथ तो होना ही थी। और उसके कारण कितने ही लोगों की डेथ हुई। जब व्यक्ति मात्र पैसा कमाने के लिए इस हद तक भी मिलावट कर सकता है, तो ऑयल की मिलावट, पनीर, दूध की जितनी खपत होती है उतना दूध का उत्पादन नहीं है। लेकिन कई बार उन्होंने कह चुका है कि 60% मिल्क जो है वो नकली मार्केट में आ रहा है। घी मैक्सिमम नकली है। शहद शुद्ध मिलता ही नहीं, आप देखिए थोड़े दिन में रख दीजिए, वो फ्रिज में जम जाएगा, माने शुगर से बनाया हुआ है। तो व्यक्तियों ने आजकल पैसा और बिजनेस को मेन मान रखा है, और वो तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति को संस्कार दिया जाए। आपकी जो संस्था है ना, संस्कृतायनम, व्यक्ति को सुसंस्कृत कर दीजिए। अगर व्यक्ति को जीवन में बता दिया कि आप जितने भी पैसे सब यही छोड़ के जाना है, कुछ भी आप ऊपर नहीं ले जाएंगे, ये चीज जब उसको समझ में आ जाएगी, तो किसी भी चीज में वो मिलावट नहीं करेगा, और उसके पास जो पैसा है उससे लोगों की सहायता करेगा। आप देखिए कई लोगों ने इस कोविड में अपने घर पे जो भी कुछ था, घर पे उन्होंने भोजनालय बना दिया, और हजारों लोगों को प्रतिदिन पैकेट पहुंचाए स्वयं के पैसे से। तो ऐसे भी लोग हैं। तब इन दोनों में अंतर क्या है? एक सुसंस्कारित है और एक के संस्कार नहीं है। तो अगर हम उत्तम संस्कार दे देंगे व्यक्ति को, तो इस प्रकार की समस्या आएगी नहीं। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि आए, तो वो थोड़ा सा लेट आए। तो लेट आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आज एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम खोला है, उसका उद्घाटन करने गया था, और वहां पे सब कुछ सुविधा हमने दे रखी है। तब कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उनने उनको बधाई दी कि आपने ये किया, लेकिन बोले मेरा ये कहना है कि अगर हम परिवार में हमारे बच्चों को ये संस्कार दे दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे माता पिता को हम वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, तो शायद वृद्धाश्रम को बनाने के बजाय ये उनको दी गया संस्कार ज्यादा प्रभावी है। हम वृद्धाश्रम कितने बनाते रहेंगे, लेकिन अगर संस्कार दे दिया तो हमको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो माता पिता वृद्धाश्रम में, उनको भी लेकर के वो घर आ जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय, अगर व्यक्ति को सही संस्कार दे दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और ये जो रेमडेसिविर जिनने वो किया, उनको भी जब इस चीज का रियलाइज हुआ, तब वो फूट फूट कर रो रहे थे कि हमने वाकई बहुत गलत किया। तो उनको पहले ही समझा दिया जाए तो शायद ये समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी।
निश्चित रूप से सर, जहाँ पर आज औषधीय तत्वों की आवश्यकता है तो वह तो आयुर्वेद के माध्यम से और मेडिकल साइंस के माध्यम से चल ही रहा है, उसके लिए प्रयास होते ही जा रहे हैं। लेकिन नैतिकता की जो आवश्यकता है, उस नैतिकता की आवश्यकता को हम भूल नहीं सकते हैं। और उसकी बहुत बड़ी जो संस्कृति में हम जो कहते हैं, जब संस्कृत की बात करते हैं या संस्कृति की बात करते हैं, तो वहां पर सम्यक कृतम या सम्यक निर्मितम, जो परिशुद्ध है, जो बिल्कुल उचित है, जो सर्वोपयुक्त है, उसी को हम संस्कृति या संस्कृत के क्षेत्र में लेकर के आते हैं। तो आज हमारे व्यवहार में भी उसी संस्कृत तत्व की, उस परिष्कृत भाव की आवश्यकता बहुत अधिक है। तो निश्चित रूप से सर, अभी तक लगातार प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन सर अब समस्त प्रश्नों को हम नहीं ले पाएंगे इस कार्यक्रम में। तो अब हम सर समापन की ओर इसको लेकर के चलते हैं। तो एक तो सर सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो इसके अंतर्गत जो आतुर के विकार के प्रशमन के लिए संपूर्ण आयुर्वेद का पूरा विज्ञान हमारे सम्मुख है, हमारे पास है। और स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जो आपने तत्व बताए, आवश्यक व्यवहारिक कार्य बताए, वो बातें बताएं जो कि हमें रोजमर्रा में दैनिक रूप से प्रयोग करनी है, तो हम उस स्वस्थ अपने आप होते चले जाएंगे। तो इन दोनों ही आवश्यकताओं को एक साथ आयुर्वेद जो है वह पूर्ण करता है। इसलिए हम उस आयुर्वेद को एक संपूर्ण विज्ञान के दृष्टिकोण से, एक संपूर्ण जीवन के दृष्टिकोण से यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर, अंत में सार कथन के रूप में आप हमारे दर्शकों से यदि कुछ कहना चाहें तो उन सार कथन के माध्यम से इस सभा को अब हम समापन की ओर लेकर चलते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा, एक सूक्ति है कि न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। और आयुर्वेद ने तो यहाँ तक कह दिया कि नहीं जीवित दानादि दान मन्यद विशिष्यते। अगर हम थोड़ा बहुत भी किसी के स्वास्थ्य के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा में हमारा अगर थोड़ा बहुत भी योगदान होता है, तो शायद वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा योगदान होगा। और हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक आयुर्वेद की, हमारी संस्कृति की जो मूल परंपरा है उनको पहुंचाएं तो हमारा विशेष योगदान होगा। और एक बार पुनः मैं सीपी पोखरना जी, डॉक्टर मनीषा जी और बहन डॉक्टर रश्मि शर्मा जी और डॉक्टर आशुतोष जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए नमस्कार मेरी ओर से। नमस्कार जी सर, बहुत बहुत आपका आभार। और साथ ही आपको जोड़ने वाले सीपी पोखरना जी का और मनीषा जी का, और साथ ही हमारे सम्मुख उपस्थित डॉक्टर रश्मि जी का भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हम चाहेंगे सर कि इससे जुड़े हुए और भी वीडियोस और भी व्याख्यान हम आगे के समय में इसके लिए लेकर के आए, और जिससे कि आहार का और विहार का जो संपूर्ण विज्ञान है वह लोगों तक पहुंच सके। और अब हम कल्याण मंत्र के साथ इसका समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कल तक ये वीडियो संस्कृतायनम के YouTube चैनल पर भी हम सब देख सकेंगे। और आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।